नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 में जीव विज्ञान विषय में पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र के उन सारे भागों को बता दिया गया था, मुख गुहा को, फेरिंग्स को, आइसोफेगस को, स्टमक को। अब हम बढ़ते हैं स्टमक के आगे। तो स्टमक के आगे जो होता है वो क्या होती है? आंत। स्टमक के आगे क्या है? आंत, जिसको आप बोलते हैं इंटेस्टाइन। ठीक। तो आंत जो होता है आपके पाचन तंत्र का, अगर देखा जाए तो सबसे लंबा भाग ये होता है। ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। कितना? 6 से 7 मीटर लंबा होता है आंत, इंटेस्टाइन। और इसकी जो चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। ये आपको पहले बताया गया, लेकिन अगर उसका हम औसत निकालें तो लगभग ये आंत जो होती है लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ठीक। और लगभग 2.5 सेंटीमीटर औसत चौड़ाई। ठीक। ऐसा नहीं कि ये बस इतने चौड़ा होता है, जैसे आमाशय की बात आती है तो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये एक लंबी कुंडलित नलिका है जो यहाँ आमाशय के बाद से शुरू होती है। तो पूरा अब ये है कि 7 मीटर लंबी नली है, तो पेट में कैसे आएगी? तो ऐसे आएगी जैसे 7 मीटर की रस्सी है, तो यहाँ से फैलाएंगे वहाँ तक जाएगी, लेकिन अगर उसको लपेट दो तो थोड़े में आ जाएगी। तो उसी प्रकार ये जो आंत होती है ये कुंडलित रहती है, इसी में ऐसे 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 लिपटी रहती है, तो कुंडलित अवस्था में रहती है। और उन नलियों के बीच में क्या होता है? उनके बीच में ये जैसे एक ये हुआ सिरा, दूसरा सिरा मान लेते हैं ये हुआ, तो इनके बीच में इस तरह से एक पतली जो होती है मेम्ब्रेन होती है, मेसेंट्री कहते हैं। ठीक। बहुत पतली सी, ऐसे जैसे मकड़ी का जाला होता है उस तरह से क्या करता है, इनको ऐसे ऐसे जोड़े रहता है। इसीलिए क्या होता है, आप दौड़ते हो, कूदते, इधर उधर उलटते पुलटते रहते हो। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? तो उसी में उलझ जाएगा। ठीक। मेसेंट्री जो होता है उनको यथास्थान पर बांधे रहता है, इसको इधर नहीं जाने देगा, इसको इधर नहीं जाने देगा, तो वो मेसेंट्री होती है। अब अध्ययन की सुविधा के लिए, और इसमें थोड़ा बहुत जो अंतर होता है संरचना में, जैसे कहीं की दीवार मोटी है, कहीं की दीवार पतली है, कहीं पे भोजन का ज़्यादा अवशोषण हो रहा है, कहीं पे अवशोषण नहीं, पाचन हो रहा है। ठीक। कहीं पर माइक्रोविलाई ज़्यादा हैं, कहीं पे कम हैं। इन सब के आधार पर इसको हम कई भागों में बांटते हैं। तो मुख्य रूप से पहले तो इसको 2 भाग में बांटा गया। एक हम कहते हैं छोटी आंत, और दूसरे क्या कहते हैं? बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। तो आइए हम लिखते हैं पहले छोटी आंत। छोटी आंत पहले होती है, बड़ी आंत बाद में होती है। ये उस दिन आप पढ़े थे ऐसे, आमाशय आप यहाँ देखे थे इस तरह से। ठीक। तो यहाँ पे आपको देखे थे कि यू आकार की इस तरह से नलिका दिखाई पड़ी थी, बताया गया था। ठीक है। तो ये जो यू आकार की नलिका आप देख रहे हो, ये क्या है? ये यहाँ से शुरू होता है, ये है डिओडिनम। इस भाग को हम क्या कहते हैं? डिओडिनम कहते हैं, या इसको ग्रहणी कहते हैं। तो ये छोटी आंत यहीं से शुरू होती है, तो छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है ये। ठीक। छोटी आंत को अगर हम देखें अध्ययन की सुविधा के लिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको 3 भागों में बांटते हैं। छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3। वो जो ग्राफ बनाया गया था उसमें आपको बताया गया था छोटी आंत के कितने भाग हुए? 3। पहला जो होता है क्या है? ग्रहणी है, इसको हम डिओडिनम कहते हैं। दूसरा जो होता है जूजेनम होता है, और तीसरा जो होता है ग्रहणी है, जूजेनम है, और तीसरा जो इसका भाग होता है उसको हम कहते हैं इलियम। तीसरा भाग क्या है? इलियम। ठीक। इसी प्रकार बड़ी आंत के भाग आ जाएंगे। तो बड़ी आंत के अब यहाँ लिख लेते हैं हम, चलिए नंबर 2 कर देते हैं बड़ी आंत।
बड़ी आंत, तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। जैसे इसका हुआ ग्रहणी, जुजेनम, इलियम, तो उसका होता है सीकम, कोलन और रेक्टम। क्या है? सीकम, कोलन और रेक्टम, या इसी को मलाशय कहा जाता है। तो ये 3 भाग छोटी आंत के हुए, 3 भाग जो है ये बड़ी आंत के हुए। यहाँ पे आप इसकी लंबाई अभी देखे थे, पूरा जो है छोटी आंत बड़ी आंत मिला के 6 से 7 मीटर है। तो अगर हम केवल बड़ी ये जो आंत है इसमें थोड़ा बहुत, जैसे आदमी की लंबाई के अनुसार भी थोड़ा बहुत इसमें अंतर, इसीलिए रेंज रखा जाता है। ऐसा नहीं बताते 7 मीटर तो आप नाप लिए तो 7.5 आ गया तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है, इसलिए रेंज होता है। ठीक है, तो ये समझिए जैसे 7 से 8 मीटर आपका जो पूरा आंत होती है। तो इसमें ये जो छोटी आंत की बात अगर हम करें तो छोटी आंत है तो छोटी होना चाहिए, बड़ी है तो बड़ी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम इसके आयतन के अनुसार इसकी माप को बताते हैं। ठीक, छोटी आंत जो होती है लंबी काफ़ी है, ये जो होती है कितना लंबी होती है? 6 से 7 मीटर। कितना है? 6 से 7 मीटर लंबी होती है। और ये जो होती है 1.5 से 1.7 मीटर तक लंबी हो सकती है। ठीक, तो देखिए लंबाई में काफ़ी अंतर है, जबकि इसको बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा है। अब यहाँ पर ऐसा क्या होता है? तो यहाँ पे समझ लीजिए ये आयतन की बात है, ये पतली होती है। ये क्या है? इसमें भी इसका हम लिखे थे आपका जो इसकी चौड़ाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर और ये लगभग 4.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ये लगभग कितनी चौड़ी होती है? 4.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तो इसके कारण क्या होता है? इसका आयतन काफ़ी बढ़ जाता है। तो आयतन अधिक होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? छोटी आंत। तो छोटी आंत के 3 भाग आप देखें, ग्रहणी, जुजेनम, इलियम, और बड़ी आंत के सीकम, कोलन और रेक्टम। हो गया। अब अगर हम इसमें एक एक का देखें, जैसे ग्रहणी की बात करें, ठीक, ये तभी इसको बताया गया कि कहाँ होता है, बिल्कुल जहाँ आमाशय ये समाप्त होता है यहीं क्या होता है, ये मान लेते हैं ये। ठीक है, ये क्या है? यू आकार की एक नली आप देख रहे हो। तो ये क्या है? यू आकार की जो नली है, इसी नली को हम कहते हैं डियोडिनम या ग्रहणी। तो इसका विशेषता क्या होती है कि ये इसकी विशेषता है कि लगभग ज़्यादा ये लंबी नहीं होती है। ये कुल ऐसे यू आकार की है, तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, और ये अंग्रेजी के सी के आकार का या अंग्रेजी के यू आकार की नली होती है। ये यहाँ पे जहाँ पर ये आमाशय और आंत जुड़ता है, यहाँ पे एक वाल्व बताया गया था, पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक संकोचक बताया गया था। तो ये भोजन के इधर जाने से रोकता है। इसमें जो ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ भी आंत में होती हैं, तो इसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। तो इसमें कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई पाचक ग्रंथि नहीं है जो पाचक रस का स्रावण करे, लेकिन पाचन वहाँ पे होता है। तो कहाँ से होता है? इसमें 2 अलग नलिकाएं आकर के मिलती हैं 2 जगह से। एक तो आपको बताया गया था पित्ताशय से आती है, ठीक है, और एक जो होती है यहाँ पे ग्रंथ बताया गया था, ठीक है, एक यहाँ पे ग्रंथ होती है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज, इसको क्या कहते हैं? अग्नाशय। और यहाँ पर क्या रहता है? ये लीवर होता है, ठीक है, और इसमें क्या है? लीवर में नीचे रहता है पित्त रस को संचित करने के लिए पित्ताशय। इस पित्ताशय से यहाँ पे पित्त रस आता रहता है, और इसमें से जो होता है एक नलिका जिसको हम क्या कहते हैं? अग्नाशयी नलिका कहते हैं, इसको पित्त नलिका कहते हैं। ये दोनों नलिकाएं आके मिल करके इसी में खुलती हैं। कहाँ पे? ग्रहणी में। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ये पित्त नलिका कहाँ खुलती है? तो पित्त नलिका ग्रहणी में खुलती है। पित्त नलिका से मत छोड़, पित्ताशय में खुलती है, पित्ताशय से निकलती है और खुलती कहाँ है? ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशयी नलिका अग्नाशय से निकलती है और वो भी ग्रहणी में खुलती है। तो ये इस तरह से यहाँ पे इसमें कोई विशेष प्रकार का जो पाचक ग्रंथि इसमें नहीं, लेकिन अब जो अग्नाशय से जो रस निकलेगा उसको हम कहते हैं अग्नाशयी रस कहते हैं उसको, या उसको कहा जाता है
पैंक्रियाटिक जूस में विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम यहाँ भोजन को पचाने का काम करते हैं। इधर से पित्त रस आ गया, उस दिन बताया गया कि इधर से अम्ल जाता है, चूँकि HCl का श्रावण आमाशय में होता है, तो आमाशय के आगे जब बढ़े तो HCl रहेगा, तो उस भोजन को पचाने के लिए जो इधर से एंजाइम जाएंगे वो अम्ल में काम नहीं करेंगे, तो इसलिए उसको क्षारी करना जरूरी होता है। तो पित्त रस जो यहाँ से आता है क्या हो जाता है, पित्त रस क्षारी होता है। तो वो क्षारी पित्त रस आकर के भोजन के माध्यम को क्या करता है, क्षारी कर देता है, इसकी अम्लता को समाप्त कर देता है, जिससे क्या होता है, भोजन यहाँ पे आसानी से पचना प्रारंभ हो जाता है ग्रहणी में। उसमें किसी प्रकार का जो है अग्नाशयी रस, एक प्रकार से समझ लीजिए, जो होता है यहाँ से अग्नाशय से निकलता है, वही मुख्य पाचक एंजाइम उसी में होते हैं। यहाँ यकृत बताया गया, यकृत में भी कोई जो वहाँ से पित्त रस निकलता है, तो पित्त रस जो होता है उस पर किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, ये जानते रहिए। लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, पाचन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। ठीक, तो उसकी भूमिका फिर क्या है, उसकी भूमिका यही है कि आमाशय से ग्रहणी में पहुँचे हुए भोजन, अम्लीय भोजन को वो क्षारी कर देता है, जिससे अग्नाशयी रस में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो सक्रिय होकर के उसका पाचन चालू कर देते हैं। अगर वो अम्लीय रहेगा तो वहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होगा। यहाँ पर जो होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की, जैसे कोई बताया कि कोई पाचक ग्रंथि नहीं है, लेकिन उसमें कुछ विशेष प्रकार की एक कोशिका होती है, मतलब कोशिकाओं का समूह होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रूनर सेल। क्या नाम उसका, ब्रूनर। ये भी महत्वपूर्ण है, कोशिका, ये आप याद रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ब्रूनर कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उदाहरण दे देगा, पैंक्रियाज दे दिया, लीवर दे दिया, किडनी दे दिया, ठीक है, स्टमक दे दिया। तो ये आप जानते रहिए ब्रूनर सेल, ब्रूनर वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले इनको खोजा था, इसीलिए इनको कहा जाता ब्रूनर सेल या ब्रूनर की कोशिकाएं, ऐसे कहते हैं ब्रूनर कोशिका। ये कहाँ पाई जाती हैं, ग्रहणी में पाई जाती है। तो काम इनका क्या है, ये काम करती हैं म्यूकस का श्रावण करती हैं, लसलसे पदार्थ का श्रावण करती हैं। ठीक, ये इनका काम होता, ताकि भोजन लसलसा पदार्थ रहे और भोजन धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता रहे, और उसकी जो दीवार होती है ग्रहणी की, उस पर जो अम्ल या क्षार का जो प्रभाव है वो ना हो। जैसे आमाशय में बताया गया था कि HCl का प्रभाव होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा देर तक अगर HCl अधिक मात्रा में रह गया, भोजन नहीं है, तो नुकसान करता है। तो वही HCl तो यहाँ पहुँचा, इसको नुकसान कर सकता है। क्षार पहुँचा, क्षार भी नुकसान करता है। तो अम्ल और क्षार का प्रभाव ना हो, इसलिए उसकी दीवार पर क्या होता है, अंदर की तरफ से क्या रहता है, वो लसलसा पदार्थ म्यूकस जो होता है वो लगा रहता है। तो यहाँ पे म्यूकस सेल बताया गया था। ठीक, तो वही म्यूकस सेल यहाँ भी है, लेकिन इनको हम यहाँ क्या कहते हैं, ब्रूनर सेल कहते हैं। इसके बाद आपको जो दूसरा नंबर आता है वो क्या आता है, ये जो दूसरे नंबर का आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हो जुजेनम। ठीक, जुजेनम क्या होता है, जुजेनम जो होता है छोटी आंत का दूसरा हिस्सा है, छोटी आंत का दूसरा हिस्सा। अभी हम इसमें देखें कि जो छोटी आंत के तीनों भाग हैं, तो इसमें अगर सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा इसमें ग्रहणी ही है, 25 ही सेंटीमीटर का बताया गया। लेकिन जुजेनम जो होता है ये लगभग 2.5 मीटर तक हो सकता है। इसकी लंबाई जो होती है 2.5 मीटर तक हो सकती है। ठीक, इसका मतलब उसकी तुलना में काफ़ी बड़ा है। और इसकी चौड़ाई जो होती है वो लगभग 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो अभी देखिए इसकी तुलना में इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी तुलना में जो उसकी चौड़ाई भी काफ़ी अधिक है। जुजेनम जो होता है ये ग्रहणी का अगला हिस्सा है। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा कुंडलित होता है। ये क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कुंडलित रहता है, ऐसे ऐसे कुंडल की तरह लिपटा रहता है। तो ये जुजेनम हुआ। और जुजेनम में जो होता है इसमें काफ़ी जो इसकी भीतरी सतह जो होती है, यहाँ से जुजेनम से स्टार्ट हो जाता है, उसमें अंदर की तरफ क्या होने लगते हैं, माइक्रोविलाई होने लगते हैं। जैसे ये भीतर दीवार है और ये भीतरी दीवार है, तो इसमें इस तरह से क्या हो जाएंगे, उभार छोटे छोटे। ठीक है, तो यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोविलाई या बिलाई, या इसको हम सूक्ष्म रसांकुर भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं इनको पाचन के लिए क्योंकि ज़्यादा सरफेस मिल जाती है और शोषण के लिए ज़्यादा सरफेस मिल जाती है, तो ये इनका काम होता है। इसके बाद जो तीसरा
इसका भाग होता है वो होता है इलियम। ये तीसरा वाला ये सबसे लंबा होता है, ये आप समझिए लगभग 3.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, ये अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है ना, सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो सबसे लंबा भाग यही होता है। ठीक, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ग्रहणी और छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, इलियम। ठीक, और इलियम जो होता है छोटी आंत का बिल्कुल लास्ट का भाग होता है। इसमें विलाई जो होते हैं ये प्रचुर मात्रा में, ये जो भार बताए गए हैं यहाँ तो प्रारंभ होता है जुजेनम में, लेकिन यहाँ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बहुत विकसित मात्रा में हो जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर अब इसी जुजेनम के आगे इलियम के आगे क्या चालू हो जाता है, बड़ी आंत। इसके आगे क्या चालू हो जाएगा, बड़ी आंत चालू हो जाता है। और यहाँ पे बड़ी आंत का जो अब इसका देखिए पहला हिस्सा क्या है, सीकम है। बड़ी आंत का पहला हिस्सा सीकम है। तो यहाँ पे जो बड़ी आंत का आप देख रहे हो सीकम, इसमें क्या रहता है, बड़ी आंत का जो ये सीकम वाला भाग है जो इलियम से जुड़ता है, वहाँ पे एक वाल्व होता है इलियोसीकम। ये इलियम से और ये सीकम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलियोसीकल वाल्व। इलियोसीकल वाल्व होता है यहाँ पे। अब ये पूछा जा सकता है कि इलियोसीकल वाल्व कहाँ होता है, तो इलियोसीकल वाल्व होता है जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं। ठीक, अब आते हैं हम बड़ी आंत की तरफ। तो बड़ी आंत देखिए लंबाई कितनी बताया गया है, 1.5 से लेकर के लगभग 1.7 मीटर तक लंबा होता है। अगर इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो क्या होता है, 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तो इसका आयतन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो इसका अब इसमें अगर हम देखें पहला हिस्सा जो क्या है, पहला हिस्सा इसका जो कहलाता है सीकम। तो सीकम की बात अगर हम करें तो ये क्या होता है, इसमें ये जो सीकम में ये लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर तक ये जो होता है लंबा होता है। सीकम काफ़ी लंबा नहीं है क्योंकि अब इसी 1.5 मीटर में तीनों हैं। तो इसका जो हिस्सा होता है ये लगभग कितना हो जाता है, मतलब 8 से लेकर के ये समझ लीजिए जैसे 10 तक मान लीजिए। ठीक, लंबाई के अनुसार छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये सामान्य मनुष्य की बात अगर होगी 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है। और यहीं पर क्या होता है, अपेंडिक्स। आप एक संरचना पढ़े होंगे, अभी इसके बारे में हम पढ़ाते हैं। जो अपेंडिक्स, एक अपेंडिसाइटिस रोग हो जाता है तो वो क्या है, तो यहीं पर एक संरचना होती है, अंगुली की समान रहती है। इसके बाद जो दूसरा भाग होता है वो होता है कोलन। तो कोलन भी जो होता है ये लगभग उतना चौड़ा है लेकिन थोड़ा लंबा ज़्यादा होता है। ठीक, इन तीनों में अगर हम देखें तो कोलन लंबा है। जैसे इस कितना आपका सीकम जो बताया गया लगभग मैक्सिमम 5 से 8 या 10 सेंटीमीटर लंबा, और इसकी भाग अगर बात हम करें तो ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा। ठीक, तो बाकी जो हिस्सा बचता है कोलन का ही होता है। तो कोलन जो होती है वो बिल्कुल, उसमें आप कभी फिगर वगैरह देखे होंगे पाचन तंत्र का, तो उसमें देखते हैं थोड़ा सा ऐसे ये जैसे है, तो इसमें आप देखते हैं इस तरह की एक संरचना आप देखते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, यही बड़ी आंत है। और इसमें इस तरह से आप देख रहे हो उभार है, तो ऐसे इसी में क्या रहता है, ये ऐसे छोटी आंत रहती है। ठीक है, और ये जो आता है इसका लास्ट भाग हो जाता है एनस ये हो गया आपका रेक्टम। ठीक, और यहाँ से ये जो है ये इधर डियोडिनम आकर के इसी में जुड़ जाता है। तो यहाँ से इस तरह से ये डियोडिनम जुड़ा, छोटी आंत है, ऐसे मिल करके यहाँ पे आ गया। तो देखिए असेंडिंग है, ये जो है पैरेलल है, ये क्या है डिसेंडिंग है। इसको बांटा जाता है मतलब ऊपर जाती हुई पैरेलल और नीचे आती हुई। तो इसको आप समझिए क्या है, बड़ी आंत है। तो इसमें जगह जगह क्या देख रहे हैं, ऐसे उभार बने होते हैं। इन उभारों को हम क्या कहते हैं, हस्ट्रा। इनको क्या कहते हैं, हस्ट्रा कहते हैं। ठीक, तो इनका भी बड़ा रोल होता है। इसमें ये पेशी होता है, इसकी दीवार थोड़ा पतली होती है, तो ये समय समय क्या होता है सिकुड़ता है, तो इसमें भोज्य पदार्थ धीरे धीरे
जैसे मान लीजिए यहाँ है तो इसमें सिकुड़न होगी तो ये भोज्य पदार्थ यहाँ आ गया, फिर इसमें सिकुड़न होगी तो यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे एक एक हस्ता में धीरे धीरे क्या होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ बताया गया था, महाशय में ही बता दिया गया था आपको कि भोजन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ने का मतलब वो इसमें हस्ता में ऐसे उसी अनुसार इसमें बढ़ता रहेगा। तो ये होता है इसका। और इसका जो बिल्कुल सबसे कोलन की बात है तो ये बता दिया गया कि सबसे लंबा लगभग मान लीजिए कि 1.3 मीटर से 1.4 मीटर तक लंबा हो सकता है। और इसमें ये जो होता है रेक्टम वाला भाग, ये बिल्कुल आपके आहार नाल का लास्ट भाग है। या आपसे पूछा जाए कि आहार नाल का अंतिम भाग कौन है, तो आप बताएंगे रेक्टम। अगर पूछा जाए कि बड़ी आंत का अंतिम भाग है कौन, तो उसका भी उत्तर क्या होगा, रेक्टम ही होगा। ठीक, मलाशय इसमें अपच भोज्य पदार्थ आकर के संचित रहता है। बाकी इधर जो बड़ी आंत है, छोटी आंत तक तो काफ़ी पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, लेकिन बड़ी आंत में आने के बाद पाचन तो बिल्कुल नहीं होता, अपच भोज्य पदार्थ ही यहाँ पहुँचता है। और इसमें अपच भोज्य पदार्थ में कुछ आयन बचे रह जाते हैं जो अवशोषित नहीं हुए हैं। पानी की अधिकांश मात्रा यहाँ बड़ी आंत तक आती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बड़ी आंत में कुछ उन खनिज पदार्थों का जो उनका अवशोषण नहीं हो पाया है, और साथ साथ जो अधिक मात्रा में पानी यहाँ पे आया है, उस पानी का अवशोषण होने लगता है। क्योंकि भोज्य पदार्थ जो पानी है, अगर मल के साथ ज़्यादा पानी निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उस डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक हार्मोन का स्रावण होता है, जब आपको बताया जाएगा आगे। तो उसके प्रभाव से क्या होता है, वहाँ पानी के अवशोषण की दर जो होती बढ़ जाती है। ये समझ लीजिए, जैसे बड़ी आंत जो होती है पानी के अवशोषण के लिए अनुकूलित होती है, तो वो अतिरिक्त मात्रा में जो पानी आवश्यक है उतने पानी आगे जाने देगा, बाकी पानी क्या करेगा, वो अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है, और जो अपच भोज्य पदार्थ है वो आकर के थोड़ा थोड़ा यहाँ रेक्टम में स्टोर होता रहे। तो यहाँ पर रेक्टम लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो उसके आगे एक नलिका होती है जिसको हम कहते हैं एनल कैनाल कहते हैं। उस एनल कैनाल का जो बाहरी सिरा होता है उसको हम एनस कहते हैं या गुदाद्वार कहते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, समय समय पर मल विसर्जन होता रहता है। मल विसर्जन माने जो अपच भोज्य पदार्थ है वो मल के रूप में क्या करते हैं, त्यागते रहते हैं। इसी को पोषण में बताया गया है बहिक्षेपण। तो अंतिम क्रिया बहिक्षेपण वो कहाँ से हो रही है, रेक्टम। ठीक, तो रेक्टम के आगे एनल कैनाल के आगे जो एनस, ये है। तो यहाँ पे एक बात आई थी अभी, अपेंडिक्स। यहाँ पे आपको जो पढ़ रहे थे सीकम, तो जहाँ पे ये मिल रहा है सीकम और इलियम, तो वहाँ पे जो होता है एक अंगुली के आकार की एक नलिका होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, जैसे नलिका है, ठीक है, ये इस तरह से एक नलिका है। अब इसकी आवश्यकता क्या, इधर से मान लीजिए भोजन आ रहा है तो भोजन जाना इधर है, भोजन जाता भी इधर है। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसका मुंह जो होता खुला रहता है, कभी कभी मुंह ज़्यादा इसका खुल जाता है। ये है अपेंडिक्स है, यही ये जो होता है अपेंडिक्स, ये अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग का मतलब होता है कि इसका उपयोग हमारे शरीर में नहीं है। इसका उपयोग ऐसे जानवरों में होता है जो ज़्यादा घास फूस खाते हैं, मतलब जो ज़्यादा सेलुलोज को पचाते हैं। खाते तो सेलुलोज हम भी हैं, लेकिन उसको पचाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा ऊर्जा दूसरे कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए सेलुलोज को नहीं पचाते हैं। तो जब हम सेलुलोज को पचाना बंद कर दिए तो क्या हुआ, जिस मशीन में ये पच रहा था, ये मशीन धीरे धीरे क्या हो गई, काम करना बंद कर दी। कोई मशीन आपके घर में है, जैसे आप छोटी साइकिल पहले चलाते थे, हाँ, तो जब तक आप चलाते तब तक सही थी। जब आप थोड़ा बड़े हो गए, आपका पैर उसमें फंसने लगा तो आप चलाना बंद कर दिए, और वो धीरे धीरे कहीं यहाँ फेंकी, कभी वहाँ फेंकी, जंग लगा, धीरे धीरे ख़राब हो गई। तो कुछ दिन बाद क्या बचता है, उसका बस केवल वही जो राड वाड रहता है अवशेष के रूप में बचता है, बाकी सब समाप्त हो जाता है। क्यों हुआ समाप्त, क्योंकि आपने उसका उपयोग नहीं किया। जो उपयोग नहीं करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जब इसका उपयोग हम बंद कर दिए, सेलुलोज को पचाना बंद कर दिए, तो जब सेलुलोज को पचाना बंद कर दिए तो सेलुलोज को पचाने वाले जो एंजाइम वगैरह रहते थे इसमें स्रावित होते थे। तो जब सेलुलोज हम पचा ही नहीं रहे हैं तो यहाँ पे वो जो ग्रंथियाँ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएंगी। तो अब ये धीरे धीरे समाप्त होते होते एक समझिए खंडहर के रूप में या अवशेष के रूप में छोटी सी नलिका बची हुई है, इसी को कहते हैं अपेंडिक्स।
तो सब में होता है, हर मनुष्य में होता है। लेकिन ये कभी कभी ये रोग का रूप ले लेता है, अपेंडिसाइटिस नाम कहते हैं इसको, रोग को अपेंडिसाइटिस। क्या होता है इसमें, इधर से भोजन आ रहा है, ठीक, भोजन के कुछ कण इसमें चले जाते हैं, ठीक। अब ये तो भोजन की नलिका, इसमें पाचक एंजाइम वगैरह भोजन पचेगा, लेकिन इसमें तो कोई पाचक एंजाइम है नहीं, क्योंकि जो नलिकाएँ थी, पाचक ग्रंथियाँ जो थी वो सब समाप्त हो चुकी हैं। तो अब भोजन जब यहाँ आ जाएगा तो पचेगा नहीं, जब पचेगा नहीं तो क्या होगा, सड़ेगा, और जब इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, भोजन सड़ना प्रारंभ कर देगा। जब सड़ना प्रारंभ करेगा तो इसमें गैसें बनेंगी, जब गैसें बने तो क्या करेंगे, गैस इस पर दाब डालेगी, और जब दाब डालेगी तो इधर फूलेगा, तो इधर मुँह क्या होगा, और बंद होता चला जाएगा। अब इसके ऊपर इसमें काफ़ी आपको दर्द होने लगता, फिर पेट में काफ़ी तेज दर्द होता है। तो अब ये इसका है, तो इसका एक इलाज है भाई कि इसको अगर काट के निकाल दिया जाए, तो अपेंडिक्स को क्या करते हैं डॉक्टर, काट करके निकाल देते हैं। अगर ये ज़्यादा देर तक रह जाए तो क्या होता है, चूँकि ये सड़ रहा भोजन वहाँ, तो इस तरह समझिए कि एक शरीर के पेट के भीतर क्या हुआ, एक फोड़ा हो गया है, और फोड़ा धीरे धीरे अगर फट जाए भीतर तो क्या होगा, इसमें जो पदार्थ बने हैं, जो बैक्टीरिया हैं, इसमें जो पॉइजन माने जहर जैसे पदार्थ जिसमें स्रावित हो रहे हैं, पूरा क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी में फैल जाएगा। तो इससे जो भी यहाँ पे अंग हैं सब क्या होंगे, उससे संक्रमित हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते क्या करते हैं डॉक्टर, इसका ऑपरेशन करके हटा देते हैं। इसलिए कभी कभी देखिए डॉक्टर कहते हैं कि बहुत समय से आ गए, 1 घंटे लेट होता तो गड़बड़ हो जाता ना। उनका ये मतलब नहीं रहता कि 1 घंटे आप लेट पहुँचते तो पैसा कम मिलता, उनका मतलब यही रहता है कि 1 घंटे अगर आप लेट पहुँचते तो फोड़ा जो है शरीर के भीतर ही फट जाता, और जब शरीर के भीतर फट जाता तो क्या हाल होता, वो यही हाल होता कि एक बाल्टी है, इसमें जो सीढ़ा भरा हुआ है, क्या भरा है, सीढ़ा, और इसमें छेना भरा हुआ है, रसगुल्ला, ठीक, और इसमें जो है एक यहाँ पे एक प्लास्टिक की थैली में बांध करके जहर रख दिया गया, ठीक। तो आप अभी तो छेना खा ही सकते हो निकाल करके ना, और जब ये क्या हो जाएगा, इसी प्लास्टिक में अगर लीकेज हो जाए तब वो जहर पूरे में फैल जाएगा, और सारे जो छेना इसमें भरा हुआ है, जो रसगुल्ले सब क्या होंगे, जहरीले हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें तमाम अंग हैं, उसी में आपको लीवर बताया गया, उसी में आमाशय आपको बताया गया, उसी में इंटेस्टाइन है, उसी में आपका किडनी भी होता है, तो तमाम स्प्लीन है, बहुत सारे अंग इसमें भरे हुए हैं। इसी तरह से समझ लीजिए सब अंग हैं, ठीक। और ये क्या है, अपेंडिक्स है। जब तक लीकेज नहीं तब तक तो ठीक है, जब लीकेज हो जाएगा, फूट जाएगा, तब क्या होगा, ये सारा पॉइजन इस कैविटी में फैल जाएगा, और कैविटी में फैल जाएगा तो लीवर को संक्रमित कर सकता है, किडनी को कर सकता है, इंटेस्टाइन को कर सकता है, स्टमक को कर सकता है, स्प्लीन को कर सकता है, तो सब में इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसके बाद जो होता है बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक। और एक बार जिसको अपेंडिक्स हो गया और ऑपरेशन हो गया, तो फिर दोबारा अपेंडिक्स नहीं होता है ना, इस भ्रम में मत रहिएगा कि एक बार ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कह देगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर करवा लीजिए, ठीक। ऐसा नहीं, अपेंडिक्स एक बार निकाल दिएगा तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ फिर अंकुरित हो जाएगा, ऐसा नहीं, एक बार जब निकाल दिएगा तो कहानी उसकी ख़त्म, ठीक। और कभी कभी सामान्य रूप से वैसे भी ऑपरेशन कर देते हैं डॉक्टर लोग, आपको गैस वैस भी है, पेट में दर्द हो रहा है, चले गए देख लिए कि हाँ ठीक ठाक है, तो क्या करना है, लगा दो चीरा, तो गैस के बहाने जो है, मतलब अपेंडिक्स के बहाने चीर के इसको निकाल देते हैं। निकाल देते हैं, 2 काम हो जाता है, एक तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होता इससे, ठीक, ऐसा कोई अंग नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही हो गया, भविष्य में नहीं होगा। एक बीमारी की शंका पूरा डॉक्टर समाप्त कर देता है, ठीक, और फिर उनको आप थोड़ा मोटी रकम भी दे देते हो, ठीक। तो ये हुआ अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस, और ये हो गया पूरा आपका पाचन तंत्र। अब हम पाचन तंत्र का एक दिन अगले वीडियो में पूरा एक बस केवल रिवीजन कराएंगे, आप उसको एक बार पूरा वीडियो फिर से देख लीजिएगा। उसमें हम बस केवल आपको हर अंग के बारे में जनरल बातें बताते हुए एक वीडियो में समाप्त करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पाचन की क्रिया विधि, ठीक। अभी जैसे मुख में हमने बताया कि एंजाइम निकलता है, क्या पचता है, कैसे पचता है, सब नहीं बताया गया। आमाशय में निकलता है तो क्या पचता है, क्या कौन सा एंजाइम किस चीज़ को पचाता है, लीवर से पित्त निकल के आ रहा तो क्या कर रहा है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, उन सब के काम क्या हैं और उन सब में कौन कौन से एंजाइम होते हैं
और किस तरह से पाचन क्रिया होती है, इस पर एक वीडियो फिर अलग से बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, पूरा पाचन से संबंधित जो भी है, तब ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा बहुत बताया हूँ, तो उसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाए। काफ़ी बड़ा पाठ है, महत्वपूर्ण पाठ है। धन्यवाद।